तारीख है 28 अप्रैल 2022 एंड टाइम इज़ 08:08 PM। मैं अभी आपका कार्यक्रम देख रहा था महंगाई पे मनोज जी, न्यूज़ 18 इंडिया। ठीक है, देखिए महंगाई जो है इसके ऊपर सिर्फ किसी एक का बस नहीं चलता है। और प्राइस कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, जिसको PCB भी बोलते हैं, प्राइस कंट्रोल ब्यूरो की जिम्मेवारी होती है इन चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि प्राइस कंट्रोल ब्यूरो भारत में हर चीज़ों की सप्लाई की, उसके स्टॉक की, उसकी सेल मतलब उसको कैसे बेचा जा रहा है, इस पे काला बाजारी, बेईमानी, स्टॉकिंग और कैश डीलिंग। देखिए महंगाई के अंदर ना, अगर कैश डीलिंग बढ़ती जा रही है तो ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि बैंकिंग पेमेंट के थ्रू हो, और जो प्राइवेट ऐप हैं, प्राइवेट पेमेंट गेटवेज हैं, उनका इस्तेमाल कम हो। पर गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ ऐसी एजेंसीज़ होती है, तो हम लोग ऐसी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कि पैसे का लेन देन, जो कि GDP कहा जाता है, अब GDP में हाथ से दिया गया पैसा और हाथ से लिया गया पैसे को कैलकुलेट कर पाना पर डे बड़ा मुश्किल है। हमारी प्रोडक्शन क्या है ये इस बात पे डिपेंड करती है कि हम बेच कितना रहे हैं। भारत में 135 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो चुकी है। अभी कोविड के हालात में मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, और भारत के अंदर जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको टैकल किया गया है। हालांकि भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा है अभी ये सब कहना ठीक नहीं होगा, और पॉलिटिकल सिचुएशन और इंटरनल मतलब पुश बैक क्या है, बात ठीक नहीं है। बट मेरा मेन फोकस, क्योंकि आपने एक सवाल किया इसलिए मैं इस बात को उठा रहा हूँ, कि आप लोगों को ये बात बड़ा सरप्राइजिंगली पता चली कि मैं बिहार में जब 2017 की स्टार्टिंग के लगभग मैं पहुंचा, तो मैं वहाँ पे एज ए सेंट्रल विजिलेंस डेप्यूटी कमिश्नर 03, सेंट्रल विजिलेंस में 3 डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं, डेपुटेशन पे आते हैं। मैं सबसे पहले IB में था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया। IB के अंदर मेरी एंट्री जो है वो 14 साल की उम्र के लगभग हो गई थी। उसी के थ्रू मैं जो है बाकी डिपार्टमेंट्स में आया, और इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया के थ्रू काम करते करते जो है मैंने जो है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग का एग्ज़ाम मैंने 22 या 24 साल की उम्र के बीच में दिया था लगभग, या इससे पहले। दैट टाइम आई वाज इन ग्रेजुएशन। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार माध्यम से अपनी ग्रेजुएशन करी, और उसी में मैं अपनी फील्ड ऑफिसर की जॉब करता रहा। हम लोग ब्रेन कंट्रोल पे काम करते हैं। अगर ब्रेन कंट्रोल में हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं तो सिग्निफिकेंटली इतना अजीब होता है कि बड़ा भयानक सरदर्द शुरू होता है, और उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ज़रूरी नहीं कि सबको होने वाला सरदर्द वही हो, पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। फिर वहाँ से समय बीतता गया, और मैं सेंट्रल विजिलेंस में एज एन डेप्यूटी कमिश्नर आया जब मैं मुंबई से अपनी मर्चेंट नेवी की बेसिक ट्रेनिंग से वापस आया था। TS रहमान से मैंने करी थी ट्रेनिंग, और बहुत 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, पर उसमें सब कुछ होता है। एडवांस फर्स्ट एड, सर्वाइवल एडवांस होता है, रेस्क्यू, और आपका इमरजेंसी, सब कुछ होता है उसमें। कुछ एक ट्रेनिंग का हिस्सा ये कि ऑक्सीजन मास्क लगा करके एक
लोहे का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें आग और धुआं छोड़ दिया जाता है, फिर अंदर जो पुतले रखे होते हैं उनको उठा के लाना होता है बाहर। और फिर मतलब सॉल्टी वाटर स्विमिंग पूल्स होते हैं, सॉल्ट वाटर स्विमिंग पूल्स, उसमें जो है हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। उसमें ऑक्सीजन मास्क के साथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है। गहराई अच्छी खासी होती है, स्विमिंग पूल की एहतियात बरती जाती है। और रिटर्न ट्रेनिंग भी ऐसी होती है कि मतलब रोज़ हम लोग पढ़ते हैं और 3:30 बजे के लगभग प्रैक्टिकल शुरू होता है। उसी दिन एग्ज़ाम भी होता है और डेली पास करना होता है, तब अगले दिन क्लास कंटिन्यू होती है रोज़ उसमें। तो ये कंटिन्यूस 10 दिन तक चलता है, 10 से 12 दिन का होता है ये। 3 दिन का एक कोर्स होता है। तो ये 4 कोर्सेज़ होते हैं टीएस रहमान। तो ये टीएस रहमान को जो है यूएस नेवी सील वाले ऑपरेट कराते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पे, इट्स वेरी एडवांस टेक्निक, बहुत एडवांस माहौल है। और एकोमोडेशन बहुत अच्छा है टीएस रहमान में, मुंबई नावा शिवा के पास है। और बड़ा ब्लाइंडली जो है इसमें काम करना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ना कुछ दी गई, तो वहाँ तक पहुँचना था, बताया कुछ गया पहुँचे कहीं, तो ऐसे था। फिर वहाँ से आने के बाद मैं सेंट्रल विजिलेंस में आया एज एन डेप्यूटी कमिश्नर, काम करते रहे। फिर बिहार की तरफ ट्रैवल किया। एक्चुअली क्या होता है, हमें पोस्टिंग वहीं पे लेने के लिए कहा जाता है अक्सर, जिस जगह को हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये नियम है, ऐसी किसी जगह नहीं भेजेंगे जहाँ की मैं लोकल भाषा को नहीं पहचानता हूँ। जैसे बिहार की मैं बिहारी भाषा बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, बहुत अच्छे से वहाँ के जेस्चर्स, रूरल लैंग्वेज, बिहेवियर, और वहाँ मेरा सर्कल भी है। तो उसके अलावा पोस्टिंग देते ही नहीं सर्कल में। मैं चाहे कोशिश भी करूँ ना, तो मुझे पोस्टिंग नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो फिर मेरे को उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। वहाँ की लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ चाहे आप कोई हो, ये नियम है सर। तो जब मैं बिहार, मेरा कंटिन्यूस आना जाना था, तो जब वन फर्स्ट टाइम आई विजिटेड टू बिहार, उस समय बिहार में बाढ़ आई हुई थी और मेरा पहुंचना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ से जो है विक्रमशिला एक्सप्रेस से, ब्रह्मपुत्रा से मेरी टिकट थी भागलपुर तक के लिए। और सडनली जो है ट्रेन जो है कैंसिल की गई, और मैंने विक्रमशिला से टिकट ली, और विक्रमशिला भी पटना जा कर के कैंसिल हो गई। बाढ़ के हालात पटना से आगे बहुत ख़राब थे। मैं 3 ट्रेनें बदल के जो है भागलपुर तक पहुंचा, और वहाँ हालात इतने ख़राब थे। दैट टाइम लालू प्रसाद यादव जी मेरे ख्याल से बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। और एक गांव पड़ता है सुल्तानगंज, उससे पहले एक गांव है, क्योंकि हम लोगों को जो है सुल्तानगंज उतरना पड़ गया। सुल्तानगंज से आगे, और सुल्तानगंज और भागलपुर के बीच की रेल की पटरी के नीचे की ना मिट्टी ही गायब थी, मैंने खुद देखी। पानी का प्रेशर इतना था बाढ़ में, मतलब पटरियां हवा में थी, ट्रेन चल ही नहीं सकती सर, मैंने खुद देखा पानी का प्रेशर कैसा रहा होगा। तो मैं जब सुल्तानगंज पे था, तो एक बेगूसराय के उस समय एसएसपी या एसपी साहब थे, और उनके जूनियर भी थे साथ में, मेरे साथ ही चल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि, आज मेरे को महसूस होता है कि शायद वो मेरे साथ थे, ही वॉज अ ट्रेनर फॉर मी, और या वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, क्या था नहीं मालूम, बट मुझे ऐसा लगा ही वॉज अ वेरी पोलाइट टू मी, ही वॉज अ वेरी लवेबल फॉर मी। तो सडनली मतलब हम लोग सुल्तानगंज से जब बैठे एक जिप में, उसको टेकर बोलते हैं, तो वहाँ से 4 या 5 रुपये टिकट लगता होगा, और उन्होंने मेरे से 20 रुपये डिमांड किया, सबसे ही ले रहे थे। तो वहाँ कुछ उनकी बहस हुई, उन्होंने उनको बताया भी कि आप लोग बहुत नाजायज़ कर रहे हैं।
फिर वहाँ से हम कुछ दूरी तक गए टेकर में, फिर वहाँ से पैदल जाना पड़ा। दोनों साइड पानी इतना था खेतों में कि लोग बाग गांव छोड़ के रोड के किनारे रह रहे थे। और लालू प्रसाद यादव जी की गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे जो 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 लोग बता रहे थे वो हम सुन रहे थे कि जो चिड़वा बांटा गया था वो एक परिवार के लिए 2 मुट्ठी। वॉज वेरी हॉरेबल सीन फॉर मी, जो अपनी आंखों से देखा। मैं उस समय इतना हवाबाजी में रहता था कि मतलब बिस्लरी पीनी और पैसा खर्च तो ठीक ठाक ही करता था अपने हिसाब से, घर में खर्चा देना नहीं कुछ नहीं, ठीक है अपना। और ड्यूटी करता था, ड्यूटी से जो मतलब जा रहा हूँ 15-20 हज़ार 10 हज़ार रुपये खर्च कर लेता था आराम से बिहार के ट्रिप में, तो ये पैसा बहुत होता है। तो वहीं से मेरा एज एन डेप्यूटी कमिश्नर सफ़र शुरू हुआ। और बिहार में बाढ़ के हालात जो है जब जब रहे तो ये अपने आप में बिहार के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। बिहार में डेवलपमेंट गंगा के रहते बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गंगा में जब पानी बढ़ना शुरू होता है तो वो जो प्लेन्स में घुस जाता है, फसल की फसल ख़राब हो जाती है। नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो इंस्टेड ऑफ आप उन चीज़ों पर फोकस करो जिससे कि बिहार सुधरे। तो शायद हो सकता है कुछ नेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने मुझे जो है कुछ इस तरह से टैकल किया कि शायद वो समझ नहीं पा रहे थे। तो जो हमारे एसपी साहब थे और उनके अर्दली जो साथ में जा रहे थे जूनियर, उन्होंने मेरे से पूछा भी कि आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैंने कहा जी दिल्ली। अच्छा, तो बस ही कुछ बात हुई तो उन्होंने एक बात किसी के बारे में कही भी। वो उनकी ट्रेनिंग ना बिहार पुलिस की थी क्या, तो उन्होंने एक जवाब दिया उनके अर्दली ने, पता नहीं किसी ने, कि अगर इनकी ट्रेनिंग ना दिल्ली आईपीएस सेल में हुई होती तो ये अब तक तुम्हारे ना मतलब उसके गाड़ी वाले को बोला कि तेरी छाती पे पैर रख के खड़ा हो जाता है, ये तो जानता नहीं है। और उन्होंने जो है फिर गाड़ी वाले को बोला भी मेरे लिए कि इनको जहाँ तक जाना है वहाँ तक आप इनको ड्रॉप करना। फिर मैं भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुँचा, वहाँ रुका थोड़ी देर। आई वॉज वेरी सरप्राइज। उस दिन के बाद से मैंने पानी की बोतल ख़रीद के पीना छोड़ दिया। फिर तो मटके में भी रखा कहीं पानी अब पी लो। फिर लाइफ स्टाइल ही चेंज किया पूरा, करते रहे। फिर जब मैं 2017 में बिहार पहुंचा, मेरा कंटिन्यूस बिहार आना जाना रहा। इसी वजह से मैंने शादी भी बिहार में ही करी। जी, मैंने शादी बिहार में ही करी मैंने, और बिहार की लड़की से ही शादी करी। मेरे को एक बार बीएसएफ के एक साहब हैं, उनकी तरफ से भी प्रपोजल था परिवार की तरफ से। आई डिनाइड, was not willing to do marry with anyone who is not belongs to Bihar. That's why I married to a lady, respected one, and she is from Bhagalpur, Bikampur. I married to her. चलता रहा यही सिलसिला। उसके बाद जब बिहार में गए तो बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की सरकार, गरीब रथ और सब कुछ, एक ऐसी चीज़ सामने आई, वो था नक्सलिज्म। बिहार में सुपौल, जैसे आप गंगा पार करते हैं ना, इधर से जाते हुए भागलपुर पहुंचेंगे और उस पार जहाँ पे आपका नवगछिया, तो नवगछिया और जमुई, तारापुर, नॉट नियर टू भागलपुर बट येस इनसाइड भागलपुर वगैरह, नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। और ये इस तरह से है कि ये सीधे तौर पे जो है सिस्टम को नकारते हैं। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है, बट यस इट्स इज रियलिटी। और मुझे कुछ बातें पता लगी कि सुपौल पार करते ही नक्सलाइट बेल्ट है, बहुत ख़तरनाक है। मतलब मैं तो वहाँ जाता था तो मेरे लुक्स वगैरह कुछ अलग दिखता था। एक बार मैं अपने बाल जो है ना ब्लॉन्ड कलर के करके गया, गोल्डन कलर। सो वो लोग वो लोग देखते ही जो है उसी तरह से ट्रीट करते थे।
उनके लैंग्वेजेस वगैरह भी, बट ऐसा नहीं, वैसे परेशान नहीं करते थे, बट इट वॉज द काइंड कि यार ये क्या अमेजिंग चीज़ है, ठीक है, कुछ ऐसे ही होता था। बट 2017 के बाद जब मैं बिहार में काम कर रहा था, नीतीश कुमार जी आए और ये बिहार से जब सीएम बने और पाकिस्तान घूमने गए ना, तब से जो है क्या कहते हैं हम लोगों ने हाईलाइट लिया हुआ था। मतलब मेरे माइंड में यही बात घूमती रहती कि तो हम तो ब्रेन कंट्रोल पे काम करते हैं कि नीतीश कुमार पाकिस्तान क्यों घूमने जा रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, चाय पीजिए, क्या कारण हो सकता है। और उसके बाद जो है एक न्यूज़ रिफ्लेक्ट हुई बिहार के अंदर, क्राइम और बहुत बड़े बड़े शूटर्स, देसी कट्टे तो वहाँ आम बात है। AK-47, मतलब मिनिस्टर या MP MLA है तो उसके बॉडीगार्ड्स AK-47 आराम से ले आते हैं। पुलिस को कुछ समझते नहीं थे। पुलिस की दशा वहाँ जो है बहुत ही भयानक रही है, यूनिफॉर्म्स को लेके, उनके वेपन्स, उनके व्हीकल्स, उनके थाना और कोर्ट कचहरीज, मतलब न्याय और पुलिस व्यवस्था जो है सिर्फ उसी हिसाब से है कि भाई जितना मिल रहा है कर लो, और सैलरीज नहीं पहुंचती। अमेजिंग कि बिहार में टीचर्स की सैलरी को लेके और गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है खींचतान रही है। फिर एक बार बिहार के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई कि नीतीश कुमार की सरकार पे 2 लाख करोड़ का कोषागार, देखिए स्कैम अलग चीज़ है, कोषागार से पैसा गायब है, ट्रेजरी से कैश 2 लाख करोड़। मैं उस समय जब मेरी बात हो रही थी तो हॉटलाइन पे मेरे को कैग वालों ने बोला कुछ मामला हो गया था मेरा पर्सनली, मैं समझ तो गया था नीतीश कुमार जी दिमाग लगा रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस और पर्सनल अटैक इसी तरह से टैकल करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे वैसे भी मेरे हाथ बहुत खुले हुए हैं, मैं तो मिनट में कूट काट दूँ, मैं तो ऐसा आदमी हूँ। ये भी नहीं कि क्या कहते हैं कि मैं रेजिस्टेंस के लिए इंतज़ार करूँगा किसी का। तो मैंने मामला हाईलाइट किया तो मेरा एक मामला फंस गया था, तो मेरे को जो है कैग की कॉल आई उस दिन हॉटलाइन पे। उन्होंने मेरे को कहा, कह रहे यार रितेश एक काम कर, नीतीश कुमार की एक फ़ाइल है ना, ज़रा भेजियो। कह रहा जरा इससे बात कर ही ले जरा, हम इससे प्यार से बात कर रहे हैं, मान नहीं रहा। तब नीतीश कुमार जी की जो है 2 लाख करोड़ की फ़ाइल निकाली और हमने जो है इनका गठबंधन तोड़वाया बिहार में। ये एक थोड़ा सा ऐसा स्टेप था जो कि लोगों को लगा कि मामला कहाँ फंसेगा, क्योंकि हमारे को, मुझे तो ये लग रहा था कि मोदी जी इज़ ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट पर्सन, आई डोंट नो ही इज़ स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। फिर सडनली नीतीश कुमार केम टू दिल्ली, यार इनकी ना एक कॉल रिकॉर्डिंग ट्रेस हो गई, क्योंकि मैं रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग में भी रह चुका हूँ। इनके कॉल रिकॉर्डिंग ट्रेस होते के साथ मेरे पास मैसेज आ गया, कह रहे सर आप जानते हैं मोदी साहब ने नीतीश कुमार जी से क्या पूछा है? नहीं। कह रहे नीतीश कुमार जी हमें ही बता दो यार, ये 2 लाख करोड़ रुपये कैसे निकाला जाता है, हम तो यार परेशान हो गए। और मोदी जी भी जो है पाकिस्तान मिल के आए थे नवाज शरीफ से, हम तो विजिलेंस वाले हैं। और जब मामला बढ़ने लगा तो सेंट्रल विजिलेंस ने जो है क्या कहते हैं एक अभियान शुरू किया ईमानदारी की शपथ लेने का, तो वहाँ से मेरी ऑफिशियली एंट्री हो गई। फिर स्पाई वर्ल्ड में काम करते 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 ऑफिसर्स को ड्यूटी पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई लव देम एंड आई एम वेरी हैप्पी and feeling very glad that Central Vigilance took this initiative
and they able to brought me inside central government and provided me uh, विजिलेंस नंबर। और मुझे लग रहा था, मैंने एक बार मैसेज भी भेजा, मैंने कहा यार बात बिगड़ जाएगी, आइधर या तो फिर मैं फिर देखो फिर वही वाली बात हो जाएगी, फिर मैं प्राइवेट वेपन उठाऊंगा। मारना है तो मारना है। काम करते रहे फिर हम लोगों ने उसी के बाद जो है नक्सली लीडर, भारत में नक्सली समस्या की जड़ एक व्यक्ति था, उसका नाम था रामेश्वरम राम। सर नाम इतना बड़ा है ना कि एक नियम होता है सर, बिहार में हम नहीं मानते हैं। उस नियम के तहत जो है अगर किसी व्यक्ति का नाम ऐसा है ना तो उससे तो लोग बदतमीजी करेंगे ही नहीं, अरेस्ट करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। रामेश्वरम राम को निकालना था। मुझे पता था कि धरारा एक जगह है, भागलपुर से थोड़ा पहले पड़ती है, और धरारा एक ऐसा है, मतलब इतने इतने एरोगेंट लोग हैं ना वहाँ के, पुलिस प्रशासन से सीधी टक्कर लेते हैं और भीड़ की तरह कहीं पे भी चेन खींच देंगे ट्रेन की, आराम से पेंट्री कार से पैसा वसूलते हैं, जहां मर्जी ट्रेन रोक देंगे। ज़्यादा कुछ हुआ तो भाई साहब सीधा ट्रेन डीरेल करने के लिए उसमें। तो एक मामले में ना बिहार में कुछ एक ट्रेन डीरेल हुई, और भागलपुर का भी एक ब्रिज गिरा था जिसमें कुछ कोई ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई थी। ये सारे काम जो है रामेश्वरम राम के करवाए गए थे। भारत में ट्रेनों के एक्सीडेंट डीरेल करना या लाइनमैन से कह करके लाइन चेंज करा के कोलिजन बड़ा आसान होता है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड जो होती है वो आपकी 120 140 किलोमीटर आवर तक पहुंच जाती है, और वेट की वजह से जो उसकी स्पीड होती है कंट्रोल करवाने के लिए कम से कम 8 किलोमीटर का डिस्टेंस चाहिए, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से दिक्कत तो आ ही रही थी। फिर मैं धरारा भी गया और वहाँ पे कुछ ऐसे सर्कल मैंने देखे कि शायद हो सकता है रोजगार की कमी के कारण या नक्सलिज्म का प्रचार कुछ इस तरह से किया गया कि लोगों को ये समझ पाना मुश्किल था कि उनके यहाँ सैलरी नहीं पहुँच पाना, डेवलपमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, बच्चे सुपर वॉइस और हॉटलाइन हैक की वजह से एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। सुपर 30 कैसे बना, सुपर 30 पटना सुपर 30 जो है ये क्या बात करेंगे ये जनाब हमसे, हम सब जानते हैं इनके बारे में। और होता है कुछ प्राइवेट एसपीजीज, ठीक है, इस तरह की चीज़ों से जो है क्या कहते हैं बिहार नहीं चल सकता। टैलेंट है, बहुत छुपा हुआ टैलेंट है, पर नहीं चलता ये सब। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट द्वारा बिहार से झारखंड को अलग करना और झारखंड के अंदर एक गणेश जी की प्रतिमा को नक्सलियों द्वारा क्षतिग्रस्त करवाना, ये सब रामेश्वरम राम का ही काम था। और इसको श्रीलंका के नज़दीक, मतलब भारत की सीमा क्षेत्र में एक मंदिर है रामेश्वरम, जी हाँ, वहाँ से जो है लिट्टे, ये लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल्स, हाँ इलम कुछ समथिंग है, जिन्होंने राजीव गांधी जी की हत्या करवाई थी, लिट्टों का सीधा समर्थन था, क्योंकि वो लोग भी फॉरेस्ट टेररिस्ट है और ये लोग भी। तब हमारी टीम ने जो है रामेश्वरम राम को उठाया, और इसमें ये काम जो है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग और आईबी वालों ने किया था। टारगेट तो था, मैं धरारा गया भी, रात भर रुका भी, और कुछ ऐसी चीज़ें देखी, मतलब मैं छत पे सो रहा था और वहाँ अचानक ही जो है किसी की डेथ हुई थी, गए थे उनके वहाँ पे, और सांप होता है ना, सांप वहाँ देखा गया। ये हमारे लिए वार्निंग साइन होता है। फिर भी बहुत दिमाग से काम किया, मौका लगा, धरारा से वापस आए। धरारा से थोड़ी ही आगे जंगलों में ना
विश्वकर्मा जी का बहुत पुराना मंदिर बताया जाता है। उसी मंदिर में ये व्यक्ति रहता था, रामेश्वरम नाम, उसी के आसपास। और इसके लिंक भी ठीक ठाक ही थे। ट्रेन में किसी बात ही बात पे जो है कुछ बात हो रही थी, तो इन्होंने जो है अचानक एक बात पे कह दिया। मेरे से बोला इन्होंने कि आप लोग, मैं कहा विश्व हिंदू परिषद वगैरह के बारे में बताया मंदिरों का। तो इन्होंने कहा कि आप हमारे मंदिर को भी आप क्या कहते हैं देखभाल के लिए आप ले सकते हैं। मैं कहा हाँ क्यों नहीं। और मैंने कहा इतना बड़ा मंदिर तो ऐसा हो नहीं सकता कि अब तक उसको लिया ना गया हो, मैं ज़रूर वहाँ कुछ नक्सली समस्या होगी। तो छुटते ही उन्होंने बोला रामेश्वरम राम जी ने, कहता हाँ मैं भी नक्सली हूँ, इसमें क्या हो गया। मैं उनका चेहरा देख रहा, मैंने कहा अरे यार। फिर वो दिल्ली आए, उसके बाद जमुना पार्क कहीं गए रहने के लिए, उनका मोबाइल नंबर मैंने ले लिया। टीम तो ट्रेस कर ही रही थी। फिर बाद में जो है पहले सीआरपीएफ की निगरानी में रहे, और अभी कुछ दिन पहले ही जो है बीएसएफ ने कस्टडी ले ली उनकी। अब रामेश्वरम मतलब भारत में नक्सलियों के गुरु, भगवान, देवता कहलाए जाने वाले रामेश्वरम राम को जो है इंडियन आर्मी ने अरेस्ट किया। और ख़ुद हमारी टीम को भी नहीं पता था कि मैं किस ड्यूटी पे चल रहा हूँ। मेरी सिक्योरिटीज़ अलग तरह से काम करती हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं। तो यही काम था। उसके बाद फिर वहाँ से डेप्यूटी कमिश्नर होने के बाद जब मैं काम करता रहा, तो फिर इन्हों का कहना ये था विजिलेंस वाला है ये, तो बहुत ईमानदारी की शपथ लेते हैं, ये है वो है। तो दिल्ली पुलिस वालों का भी कहना था कि हम बताएंगे इसको। और फिर सामने सामने खामखा का टकराव पैदा किया। और अभी कोई 8-1 महीने पहले मैं विजिलेंस कमिश्नर बना हूँ, और मुझे 2 नेशन और मिले हैं, पाकिस्तान और सीरिया, विजिलेंस के मामले में। ठीक है, टीम है यहाँ से, हम लोग काम, हमें पता है ना विजिलेंस के मामले में हमें किन बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी तरीके से महंगाई के मामले में भी है मनोज जी, कि देखिए ऐसे बहुत से देश हैं कि जहाँ कैमरे पे दिखाई देने वाले नेता, अभिनेता कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि ये लोग वैसे ही हैं जैसा आप सोच रहे हैं। जो ग्राउंड फोर्सेस होती है ना इनकी, जो फायरिंग करते हैं या ब्लास्ट करते हैं, वो तो ग्राउंड फोर्सेस है। ये इनके मिलिट्री जर्नल्स हैं। जैसे आईएसआईएस को इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू क्रिएट कर रहा था, ठीक है। जमातुल दावा का हेडक्वार्टर पाकिस्तान, रावलपिंडी के पास। और इन्होंने जो है कंटिन्यूसली भारत के खिलाफ ऑपरेशंस बंद नहीं किए। खुद बांग्लादेश जैसा एक देश जो अपने यहाँ पे म्यांमार और बोडोलैंड जैसी समस्याओं को जन्म देता रहा है, वहाँ पे आईएसआईएस का आना इंटरनेशनल न्यूज़ है, अगर आप चेक करेंगे तो आईएसआईएस ने जो है बांग्लादेश में हेडक्वार्टर खोलने की कोशिश करी, जिसके लिए बीएसएफ से हमारी जब बात हुई थी तो मैंने डायरेक्टली बीएसएफ को बोला था कि देखो अगर ऐसा कुछ है और ये पाकिस्तान से किसी मिसाइल को ट्रांसपोर्ट करके ये लोग बांग्लादेश लाने की बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोग किसी की सुनेंगे नहीं। तो मैंने जो है बांग्लादेश बॉर्डर के पास अपनी स्ट्राइक कोर खड़ी कर दी थी, और सीधे तौर पे हमने जो है शेख हसीना जी को कह दिया था कि हम आपकी सुनेंगे नहीं। अगर आपने बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद बढ़ाने के लिए किया, तो हम मतलब हम बेवकूफ़ नहीं है सर। हमने इतनी बड़ी फोर्स क्यों बनाई है? हमें पता है ना प्रधानमंत्री कार्यालय की जो अधिकार क्षेत्र क्या है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। काउंटर टेररिज्म
स्पेशल ऑप्स ये सब प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं जे एंड के स्पेशल ऑप्स में हूँ, ठीक है। अब ये हम इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। सेंट्रल विजिलेंस प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम लोग भारत के राष्ट्रपति महामहिम के प्रति उत्तरदायी हैं, परंतु हम उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं हैं। हम चाहें तो भारत के राष्ट्रपति तक को जो है कि चार्जशीट कर सकते हैं। हमारा कार्य सिर्फ एक ही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पैसे का दुरुपयोग ना हो। दूसरी तरफ नेपाल से तो वैसे ही हमारे संबंध नहीं ठीक हो पा रहे थे। आईबी वाले वैसे ही बहुत गुस्सा में थे कि आईबी वालों को क्लियर रिपोर्ट थी कि कंधार हाईजैकिंग जो है उसमें नेपाल का सीधा हाथ था, माओवादी शामिल थे उसमें। माओवादियों का और खालिस्तानियों का और पाकिस्तान का और जिहादी नेटवर्क्स का मिल जाना हमारे लिए तो मतलब एक तरह से ये था कि कुछ नहीं, बस हमारा काम थोड़ा बढ़ गया। और हमने पहले भी बहुत से ऐसे जॉइंट ऑपरेशंस किए हैं और हम लोगों ने तो ऐसे ऐसे जगहों पे काउंटर ऑपरेशन कर दिए जहाँ पे कि मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ने जो है सिर्फ ये सोचा ही था। और ये बात बिल्कुल सही है, इंडियन आर्मी का कहना है भी और कुछ लोगों का कहना है कि भाई सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक जो है क्या कहते हैं मोदी जी ने नहीं करी है, इससे पहले तो हम इससे भी भयंकर कर चुके हैं। पर मामला ये रहता है कि हम लोग ज़्यादा जो है इसको मीडिया में नहीं लाते। मोदी जी ने जो है इंडियन आर्मी और हमारे सीक्रेट फोर्सेस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को मीडिया में लाके बहुत बड़ी गलती कर दी। वरना तो क्या कहते हैं हम लोग पता नहीं क्या कर लेते। तो हमने जब बांग्लादेश में आईएसआईएस द्वारा पाकिस्तान से भेजी हुई मिसाइल को रिसीव करने की बात हमें साथ आई, तो इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी को हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप लोग जो है ना इसको पकड़ना मत मिसाइल को। इन्होंने ट्रेस तो कर ली थी कि फला कंटेनर के थ्रू जा रही है, मैंने इसे ट्रेस मत करो, इसको लैंड होने दो पहले, ठीक है। ये देखते जाती कहाँ है, तो ये ट्रेस करते करते बांग्लादेश के वाटर में पहुँच गई। वहाँ के बाद बांग्लादेश के पोर्ट पे जब कंटेनर उतारे गए तब इंडियन नेवी ने रेड की थी। इंडियन नेवी के रेड में जो है फिर वो मिसाइल पकड़ी गई और हमने रंगे हाथ पकड़ लिया था बांग्लादेश को। वरना अगर हम इंडियन वाटर में पकड़ लेते तो ये कुछ भी कह सकते थे। हमने कहा कि आप बस इसको जो है ना आप हमेशा लैंडिंग पे ध्यान देना है, कहाँ से किसके लिए भेजा जा रहा है। नीतीश कुमार जी पकड़े गए एक बड़े तगड़े केस में गांजे के। मैं नारकोटिक्स में भी एज ए चीफ रहा हूँ। हमने ये दीपिका पादुकोण को उठाया था और दीपिका पादुकोण को रिमांड पे लिया था। मेरा नारकोटिक्स में बेल्ट नंबर 4343 अभी भी है, ठीक है। तो मतलब बांग्लादेश और नेपाल से कंटिन्यूसली बिहार में गांजा भेजा जा रहा था। बिहार में शराबबंदी के बजाय नशाबंदी समझ में आती है और ट्रक के ट्रक आ रहे हैं। बीएसएफ को अचानक ही जो है पाकिस्तानी आर्मी और सेंट्रल और दूसरे तरह के प्रेशर से प्रेशराइज करना, रसद नहीं भेजना सरहद तक, तो वहाँ बैठे हुए फोर्सेस की मजबूरी हो जाती है कि वो लोग जो है बहुत साइलेंटली और कोलैबोरेटिव नेचर में जो है सरहद पे काम करते हैं। ऐसे में कौन सा ट्रक आ रहा है जा रहा है उनको ब्लेम नहीं करते। और यहाँ जो है एसएसबी सीमा सुरक्षा बल जो है क्या कहते हैं उनकी कमजोरी है, बिल्कुल है। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि एसएसबी ने जो है स्पेशल सर्विस ब्यूरो भी कहते हैं इसको हम लोग, सीमा सुरक्षा बल को भी। एसएसबी ने जो है मेरी अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा देर करी। हमने एसएसबी को पहले भी इस बात के लिए हिदायत दी थी कि सर आप जो है ऐसी कोई गलती मत कर बैठना, क्योंकि बीएसएफ के लोग जो है बॉर्डर पे तैनात हैं और वहाँ तक एएससी का ना पहुँचना आर्मी सप्लाई कोर का, ठीक है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। तो जब बांग्लादेश से और नेपाल से जब गांजे की खेप आनी शुरू हुई तो इन्होंने जानबूझ के जो है एक चैलेंज दिया हमारे को। आई वॉज दैट टाइम आई वॉज इन बिहार एंड दे सैंडेड अ स्पेशल फुल लोडेड ट्रक ऑफ गांजा, एकदम बढ़िया वाला मुझे ट्रक में लोड करके, ये देखते हैं रोक के दिखाया दम तो। और मैं उसमें बिहार में मौजूद था। तो फिर हमने भी नारकोटिक्स वालों ने भी चैलेंज लिया। मैंने अच्छा हम बताते मैंने गांजा चेक कर लिया बहुत पहले ही। वो गांजे में ना भांग की मिक्स उसकी धतूरे की मिक्सिंग थी और पेस्टिसाइड नहीं होता लोगों को मारने के लिए, जी हाँ,
पेस्टिसाइड मिला हुआ था, और जब उसको आप स्मोक करोगे ना, पूरा मुंह कड़वा और दिमाग ऐसा हो जाता था, शरीर। नहीं, मैंने यूज़ किया, करते हैं हम लोग, क्यों नहीं करते। ये है क्या चीज़ यार, ये तो देख के पता नहीं लगेगा। तब जो है हमने जब खेप पकड़ी तो पता चला कि बांग्लादेश में, जहाँ अभी दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, खैर छोड़िए, अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो जब इन्होंने ट्रक भेजा ना बिहार में, तो बिहार के पुलिस वाले उस दिन गलती कर गए एक छोटी सी, इन्होंने ट्रक पकड़ लिया। और मैंने इनको कहा भी, मैंने कहा यार क्यों पकड़ा ट्रक आपने, इसको जाने देते, लैंडिंग देखनी है इसकी, इसको रिसीव कौन करेगा। मैं कहा आराम से बीकन लगा के छोड़ दे, ट्रक जाने दे, देखते हैं माल उतारता कहाँ है। गोदाम पकड़ना था तो इन्होंने पहले ट्रक पकड़ लिया। फिर इन्होंने भी जो है थोड़ा सा, ट्रक खड़ा रहा तो प्रेशर आया, इन्होंने क्या करा, उसमें से थोड़ा तो गांजा उतार लिया, बाकी ट्रक छोड़ दिया, और उसमें जो है हेल्पर चेंज कर दिया बिहार पुलिस ने। वो जानते हैं ट्रक किसने पकड़ा, लैंडिंग किसने ली थी, नीतीश कुमार ने। उसी दिन नीतीश कुमार की गर्दन पे हाथ रख दिया नारकोटिक्स ने, अब बोला कि आप शांत रहेंगे, साहब चिंता की कर रहे हो। इसी बात से ये लोग चिढ़ गए कि यार ये क्या बात हो गई, ये तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग जय भोले की नहीं, जेबी के वर्ल्ड फोरम को बदनाम करने के लिए उन्होंने कहा जेबी के वर्ल्ड फोरम क्या है, तो इसमें गांजा सप्लाई नहीं होता ना भैया। जेबी के वर्ल्ड फोरम बनी इसीलिए थी, पकड़ने के लिए। आप कांवर यात्रा की आड़ में, आप कांवरों में गंगा जल के साथ आप चरस, गांजा, अफीम लेके आ रहे हो, नहीं अलाउड नहीं है ना सर, नहीं अलाउड करेंगे सर। और जब कांवर यात्रा चलने लगी तो मैं स्पेशल ड्यूटी पे भी रहा वहाँ पे, किसी तरह मोटरसाइकिल वगैरह अरेंज करी। बाद में एक बार काम थोड़ा बड़ा था, मैंने क्या करा, अपनी पल्सर 3760 यहाँ विक्रमशिला में लोड कराई और लेके सीधा बिहार, वहाँ भी सीधे चलने दो। तो वहाँ इन्होंने सोचा कि ये वैसे ही एक लड़का है जो दिल्ली से बिहार में टशनबाजी घूमने फिरने आता रहता है, बहुत बहुत वैसे तरीके से मतलब सफ़र रहा है, और अभी भी काम चल रहा है। अब नीतीश कुमार जी और वहाँ बैठे कुछ ऐसा लोगों को लगता है कि देखो गांजा पीना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नारकोटिक्स में भी गांजे तक तो है, हम लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं, और पर इतनी भयंकर बल्क सप्लाई, वह तो छोटी मोटी इधर उधर से क्या आ रही है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसके पीछे कारण होता है सर, एक कारण उसके पीछे ये होता है कि ये मेडिसिन के लिए भी यूज़ में आती है। जी बिल्कुल आती है। तो खेती तो होती है, अब उसमें से कुछ स्लिप हो गया होगा, पर इतनी भयंकर तरीके से ऑर्गेनाइज बिजनेस नहीं करने देंगे ना सर इसका। आप सोचो कि आप इसका ऑर्गेनाइज बिजनेस चला लोगे, तब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नारकोटिक्स वाले काम करते रहे, उसमें मोदी जी भी आए फिल्म में, ठीक है, और साइकेडेलिक मशरूम के साथ पकड़े गए रंगे हाथ, इसमें हैदराबाद हाउस में 1 लाख रुपए किलो मशरूम, एंड कोड वाज टू डील साइलेंटली इंडियन न्यूक्लियर वॉरहेड टू अदर नेशंस। अच्छा जी, हमने रिकवर करना शुरू किया, लिंक पकड़ते पकड़ते पहुंच गए हम लोग सैफ अली खान से लेकर के दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया। ये सब मतलब ऑर्गेनाइज बिजनेस नहीं है सर। आप बिजनेस नहीं कर सकते कि आप एकदम खपत लेके आ रहे हो। गांजे तक में भी हम कभी कुछ नहीं बोलते हैं, ये आदत छूट सकती है। इसको क्या कहते हैं, मिरिजुआना या मिरिजुआना कुछ बोलते हैं इसको। भांग तक भी जो है हम लोग नहीं बोलते, कि आदत छूट सकती है, बट अफीम, ओपियम जो होता है, और आपका चरस,
हशीश, इसको तैयार किया जाता है। भांग नेचुरल है सर, पेड़ पौधे, गांजा नेचुरल है, पेड़ उग रहा है, गांजा पेड़ में अपने आप तैयार हो जाता है। चरस नहीं होती सर, चरस को तैयार किया जाता है, हम नहीं करने देते। हशीश तैयार की जाती है सर, अफीम तैयार की जाती है। अफीम में आप क्या सोचते हो कि सिर्फ वो उसके जो फ्लावर होते हैं उसमें कट मार के उसका दूध निकाल कर? नहीं सर, ये नहीं होता। इंसेक्ट किलर्स जो होते हैं, बेगोन स्प्रे, ये सब यूज़ करते हैं। नहीं बनाने देंगे सर हम आपको। ये गांजा उग गया, आप जाओगे जंगलों में खूब मिलता है गांजा, भांग, बस खेती नहीं करने देंगे आपको। आप समझे बात, खेती नहीं करने देंगे ना। आप पूरे कश्मीर के अंदर यही काम चल रहा है। इन लोगों को अफीम की खेती के लिए ज़मीन चाहिए। ये सब जो है ना, काले कपड़े पहनने वाले जितने नेता हैं ना, या कुछ एक को छोड़ दो तो थोड़ा सा मैं 10% इनको कहूँगा, ये सब अफीमची है, अफीम के बिजनेस में ये लोग। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, ISIS जो है अफीम के बिजनेस में तो है। या ये आपकी जो पहाड़ी होती हैं, कश्मीर की पहाड़ियों में, ठंडे इलाके में इनको सुखाया जाता है बना करके, इनका रस निकाल के। भांग के रस को, भांग जो होती है उसका रस निकाल के शीटों पे बिछा के उस पर पेस्टिसाइड्स मिक्स किया जाता है नशा बढ़ाने के लिए। और फिर उसको जो है क्या कहते हैं आपका, सूखने दिया जाता है ठंडे इलाकों में। कश्मीर की चरस बहुत महंगी है और उसको बेचा जाता है। तो ये फ़र्क है। तो दीपिका पादुकोण रंगे हाथ पकड़ी गई थी। अब उसके बाद बयानबाजी कर रही। JNU पता है क्यों आई थी वो? नहीं मालूम। JNU में स्टूडेंट्स को सप्लाई करने के लिए। पैडलर है ना, पैडलर समझते हैं? पैडलर वो होता है जो अगर ट्रैवल करेगा ना कहीं पे तो वो सप्लाई देने जा रहा है। दीपिका पादुकोण जो है नक्सलियों के, नक्सली लिंक यही तो है। नक्सली जंगलों में करते क्या है? पूरा दिन बैठ के गांजा, अफीम, चरस, भांग, यही सब बनाते हैं। और क्या करते हैं नक्सलीज? शर्त लगा लो सर, नक्सलीज और करते क्या है? तंबाकू पत्ते की जो खेती होती है, फिर उसको बेचना, यही कि नक्सलियों का और कुछ एजेंडा थोड़ी है। माओवादी और करते क्या है? नेपाल वगैरह में क्या है क्या? बस यही है, हम नहीं करने देंगे ना सर। अब अमिताभ बच्चन काले कपड़े में जो सरकार में दिख रहा है, अफीम का बिजनेस है बिल्कुल है। ये हमसे क्या छुपाएगा? इसका चेहरा बताता है। इसकी आंखें देखोगे ना, इसकी आंखों के चारों तरफ जो है पुतली की तरफ पे ना एक शेडो आ रही है। भयंकर अफीमची है ये, भयंकर। अमिताभ बच्चन, क्या बात कर रहे हो आप सर? जिस दिन हमने दीपिका पादुकोण को लिया ना रिमांड पे, मैं उस दिन छतरपुर मंदिर गया हुआ था, मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला हॉटलाइन पे, साहब ये ज़्यादा ही दिमाग लगा रही है दीपिका पादुकोण, उन्होंने उठा ला जिसको। पर नारकोटिक्स वाले गए लेके आ, तबीयत से कूटते हैं रेडियो रिमांड पे उस दिन तबीयत से, तब बका इसने सबका नाम, तब बकना शुरू किया। अब हम लोग भी क्या बात कर दी, गांजा क्या कहता, मैंने भी पिया है। पर दिहाड़ी के अंदर जब मैंने चेक करना शुरू किया ना, मैं कहा यार ये देखते किस हद तक जाता है। तब पता चला इसमें ना धतूरा होता है ना, धतूरे के बीज की मिक्सिंग, भांग की मिक्सिंग, और एक और प्योर जो है ना गांजे का पेड़ जो होता है, एक और होता है जंगली भी होता है, उसकी मिक्सिंग। और नशा बढ़ाने के लिए जो
कीड़े मारने वाली दवाइयाँ होती है जिससे आदमी स्टन हो जाता है, इसका यूज़ करना। तो यही कार्य रहा हमारा और चलता रहा। अब ये ले मोदी और अब इनकी हो रही है किरकिरी। राहुल महाजन जब पकड़ा गया कोकीन की हैवी डोज के साथ, बस बीजेपी का खेल खत्म था उसी दिन। नारकोटिक्स वालों ने पूरी बीजेपी ले ली थी अंटे पे। आ जाओ, इनकी आंखों से पता लग जाता है। इनकी आंखों के चारों तरफ ना अगर देखोगे ना, जो पुतली होती है उसके चारों तरफ एक वाइट सर्कल आ रहा था, मतलब समझ लिया अफीमची है ये। सर हमने भी कई पुलिस ऑफिसर्स निकाले हैं नारकोटिक्स वालों ने, जो एज ए बेट अंदर गए हैं। बाद में पता चलता है तो बचा लेते हैं किसी तरीके से, ऐसे नहीं पता लगता सर। तो ये कहते तुम ऐसा क्यों करते हो? हम बिजनेस नहीं करते यार, हम तो जाएंगे 150 रुपए की खरीदेंगे चले आएंगे। तो फिर कहेंगे पुलिस वाला तो नहीं है। तो यहीं पे ना ये नट कॉलोनी है ना, तो यहाँ खुद सिविल डिफेंस के कुछ लोग इन्वॉल्व पाए गए शराब बिकवाने में, गांजा बिकवाने में। और ये स्वाति मालीवाल है ना, स्वाति मालीवाल वॉज इन्वॉल्व इन फोर्सिंग देम टू पे कमीशन टू हर। बोलो शंकर भगवान की जय। स्वाति मालीवाल बहुत चिढ़ती है मेरे से, कहती ये तो खुद गंजेड़ी है। अरे मैडम अभी तो शुरू भी नहीं हुए। समझे? और ये लोग पहुंच गए एक दिन पुलिस में, कह रहे ये गांजा पीता है, देखो 15 दिन पे एक 50 रुपए की पुड़िया लेके जाता है। कहते बस मैडम इससे आ रहा तो पॉल्यूशन है, इस पर तो नारकोटिक्स वाले मारेंगे और आपको। इसी नशे को बढ़ाते 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 लोग बहुत दूर तक चले जाते। शराब, अब यहाँ पे कच्ची दारू मिलती थी, ऑरेंज माल्टा पता नहीं क्या कहते हैं, मैं लेके आया एक दिन, मैंने चेक कर इसको, यार हिम्मत करी चेक कर लिया, पता चला कच्ची स्प्रिट है। भाई साहब 5 पैक के बाद जो शरीर के हालात हुए, मतलब ऐसा लग रहा था कि जॉइंट्स फेल हो जाएंगे। तब पिटे सब के सब पिटे उस दिन। मैं अब मार इनको। तो शराब नहीं पता क्या है, बाद में पीने के बाद मैंने सैंपल भिजवाया, मैंने चेक करियो क्या है ये, वो हमें कच्ची स्पिरिट है ये। कच्ची स्पिरिट समझते हैं? वो नहीं है तो घाव साफ करने वाली जो होता है केमिकल, कच्चा है, बस फ्लेवर मिक्स किया हुआ है। और शरीर में अंदर जाने के बाद, वो तो हम लोग हैं, हमारे पास कुछ ऐसे डॉट्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं शरीर के अंदर। हमें तो कई बार खाना वगैरह चेक करना होता है तो चेक कर भाई, खाना पड़ता है सर, वहाँ जो होगा देखी जाएगी। यहाँ हमने एक वो बीफ सप्लायर पकड़ा, यहाँ पे था एक सप्लाई करता था बीफ, वो ने तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे करके तो उसकी सप्लाई। कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा की बजाय। सर्फ होता है ना, सर्फ, रोटी फुलाने के लिए सर्फ का इस्तेमाल करता था। मैं खाना खा के तो आया भाई साहब, जो पेट की गुड़गुड़ी उठी, फिर जांच में गए, सब पिटे। फिर तो मेन बंदे उठाए, काफ़ी दूर तक रेड जाती रही। ये ड्यूटी है हमारी सर, क्या कर सकते हैं, ड्यूटी है। अब नीतीश कुमार की 2 लाख करोड़ की जांच पहुंचते पहुंचते 22 लाख करोड़ तक की पहुंची। और पैसा हटाने का तरीका पता है मनोज जी कितना अजीबोगरीब था। जब फर्स्ट टाइम जांच मेरे पास आई तो हम लोग भी बड़ा परेशान, कह रहे पैसा गया कहाँ। अब देख रहे हैं तो एंट्री नहीं है और फॉरवर्ड भी नहीं गया पैसा।
कोषागार के अंदर ही 2 लाख करोड़ रुपया रखवा करके एंट्री नहीं करी, और स्टेट बैंक ऑफ बिहार SBI ने उस पैसे की एंट्री ले रखी थी सर। मतलब बिहार कोषागार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गाड़ी उस पैसे को आसानी से ले जा रही थी। पहली बार गाड़ी गई तो टीम को हाईलाइट हुआ, SBI वालों की गाड़ी, वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से सवाल ही नहीं उठता, उसका एक मेथड होता है। मतलब आसानी से देखिए, भारत सरकार का पैसा पटना ट्रेजरी में पहुंचा और उसकी एंट्री नहीं ली। मतलब अपने यहाँ तो नहीं दिखाई, पर उनके रजिस्टर में दिखा दी, उनको पता लग गया पैसा चला गया, इसलिए हमें पता है पैसा आया है। पर कोषागार में जाके चेक कर रहे हैं तो रजिस्टर ही तो चेक करेंगे। अब वो जो पूरे के पूरे रैक लगे हुए उन्हें थोड़ी काउंट करेगा आदमी। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, पता चला पैसा जो है कोषागार के अंदर रखा हुआ है, और स्टेट बैंक ऑफ बिहार मतलब SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिहार ब्रांच आसानी से उस पैसे को लेके जा रहे हैं। जब पहली गाड़ी गई, छोटी गाड़ी गई, ठीक है, तो हाईलाइट हुआ, दूसरी गाड़ी को पकड़ लिया बंदों ने, नीतीश कुमार की SPG उठा ली हमने। तब अगले दिन जब मेरे को SPG में भेजा गया कि अरे भाई ट्रेस समझ नहीं आ रहा, फिर मैंने बताया, मैंने पैसा यार कोषागार में ही रखा गया। कैसे ऐसे रखा गया, वो लिस्टेड नहीं है यार, SBI वाली उठा लें पैसा। और SBI वाले उस पैसे को देखो कहाँ लेके आ रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ऐसी कंपनी के अकाउंट में जो कंपनी खोलने वाला और कोई नीतीश कुमार के रिश्तेदार है। अब इंडियन ट्रेजरी से पैसा आसानी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिहार लेके गए, ठीक है। लेके जाने के बाद वो उस पैसे को उन्होंने एंट्री नहीं दी, और कोषागार से पैसा स्टेट बैंक ऑफ बिहार वाले ले गए, और स्टेट बैंक ऑफ बिहार वालों ने जो है एक ऐसी कंपनी में पैसा डाल दिया जिसकी, जी हाँ, जिसकी ब्रांच पाकिस्तान में भी है सर। अब SBI वालों ने उस पैसे को अपने अकाउंट में ले करके बड़े प्यार से, भाई आप देखोगे रजिस्टर चेक करेगा, वहाँ रेड होगा कहाँ से आया है, तो भाई इंडियन गवर्नमेंट से आया है पैसा, चलो कोई बात नहीं, इधर की ट्रेस ही नहीं आ रही है, पैसा आसानी से चला गया जी पाकिस्तान। और ये पैसा गया SBI स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में 11 जून 2015 को नोटबंदी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ड्यूटी मिली थी सर। इसी तरह से रैक करते करते इन्होंने 22 लाख करोड़ कर दिया। नीतीश कुमार की वर्डिंग जो थी इसके सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, वो ये थी कि वही पैसा 2 लाख करोड़ रुपए पहले दिखाओ तो सही, हमारे को दो तो सही। सर ये तो रहा, कोषागार भी रखा गया है पैसा। तो साहब ये है, ड्यूटी चल रही है। बाकी क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है इन लोगों ने लाख कोशिश कर दी है, काले कपड़े पहनने वाले अफीम के सप्लायरों ने। उसामा बिन लादेन कौन था? अफीम का ही तो बिजनेस है, ओपीएम। कुछ नहीं, बस सेक्स, ड्रग्स, एडिक्शन, वो कुछ नहीं। इनके बच्चे तक करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। समझे? कमेंडोज करते हैं, हम लोग अलाउ नहीं करते सर। कश्मीर के अंदर में अफीम की खेती नहीं कर रहे दूंगा, चाहे अमिताभ बच्चन आ जाए चाहे कोई आ जाए। समझ में आई? अफीम की डोज लगा के माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में
पिट्ठू ड्यूटी देते हैं, घोड़ों को खिलाते हैं। असल में अफीम का इस्तेमाल ना युद्ध के हालात में घोड़ों के लिए किया जाता है। ये रियलिटी है सर। चाहे पंडित हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, बांग्लादेश से आए हुए बांग्लादेशी यहाँ करते क्या है? आसानी से एक जाता है वहाँ से आधा किलो 1 किलो अफीम ले आता है, एक बार रूट तय हो गया तो हो गया बस। अभी भी ड्यूटी मेरी बार बार बिहार की ही आ रही है, ठीक है कुछ ही वजह से। अब क्योंकि कुछ ऐसे मामले हैं, अब क्योंकि मेरे पास ड्यूटी चार्ज कई जगहों का है, ठीक है, और नारकोटिक्स में तो ड्यूटी का मज़ा ही कुछ और है। अब ड्यूटी इस बार जो है क्या कहते हैं भागलपुर से हट के शायद किसी और तरफ जाए, तब इन्होंने क्या करा, किसी तरह की भाई ये बिहार ना आए, इन्होंने सोचा ये बंदा सिर्फ ट्विटर पे लिखता रहता है। सर इतना ही समझ लो बहुत है आपके लिए, इससे ज़्यादा पे समझ नहीं पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। बाकी भारत में बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या कोई भी देश हो, सब नशा तो मैं नहीं बेचने दूंगा, ठीक है। और फिल्म इंडस्ट्री में एक गाना है मनाली सॉन्ग, मुझे भूख नहीं प्यास, ये सब काम का प्रेशर इतना होता है ना। अच्छा जी।